जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हमारा डे 4 है। इससे पहले हमने डे 1, डे 2 और डे 3 वाली वीडियोस कंप्लीट कर ली है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड और फ्रिक्शंस के बारे में। ये हमारे एचपी टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। साउंड से तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। साउंड साउंड क्या होता है? साउंड इज ए वाइब्रेशन दैट प्रोपोगेट एज अ एकॉस्टिक वेव थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम लाइक गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, साउंड एक प्रकार से हमारी वेव्स होती है। ठीक है, जिसके लिए हमें मीडियम चाहिए कोई, या तो मीडियम क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए या लिक्विड होना चाहिए, या हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और साउंड हमेशा किसकी फॉर्म में ट्रैवल करती है? हमारे पास वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, साउंड को हम एक प्रकार से वाइब्रेशन भी बोलते हैं कि जैसे साउंड क्या है, हमारे पास एक वाइब्रेशन है। ठीक है, और ट्रैवल किस में करती है? वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। और उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। वो मीडियम क्या हो सकता है? या तो सॉलिड मीडियम सॉलिड में हो सकती है, या लिक्विड में हो सकती है, या गैसीज फॉर्म में साउंड ट्रैवल कर सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, और प्रोपोगेशन साउंड में हम ये पढ़ेंगे कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। साउंड कभी भी हमारे पास वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साउंड कभी भी ट्रैवल किस में नहीं करती, वैक्यूम में नहीं करती। ठीक है दोस्तों, या इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। साउंड इज अ सीक्वेंस ऑफ वेव्स ऑफ प्रेशर विच प्रोपोगेट थ्रू कंप्रेसिबल मीडिया सच एज एयर एंड वाटर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। इन साउंड को क्या चाहिए? ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और साउंड कभी भी हमारे पास वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। या इसके कुछ एग्जाम्पल हम जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। पहला एग्जांपल की ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर टू एस्ट्रोनॉट कैन नॉट टॉक टू ईच अदर। ठीक है दोस्तों, ये है बोल रहा है कि कोई भी जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो मून्स पे जाते हैं, जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं, वो कभी भी आपस में बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता। ठीक है, वहाँ कोई भी मीडियम नहीं होता बात करने के लिए, इसलिए उनको आपस में उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, या मतलब उसमें क्या नहीं है, मीडियम नहीं है। ठीक है, मीडियम नहीं है तो उसमें साउंड एक दूसरे को उनको सुनाई नहीं देगी। आपस में जो वो बात करेंगे वो एक दूसरे को सुनाई नहीं देंगे। वो क्यों नहीं सुनाई देंगे? क्योंकि साउंड के लिए क्या चाहिए? हमारे को मीडियम चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, दी बॉम्ब एक्सप्लोजन ऑन द मून कैन नॉट बी हियर। हाँ जी, ये भी अगर आपके मून पे कोई भी बम फट जाए या बॉम्ब एक्सप्लोजन हो जाए, वो भी वहाँ पे सुनाई नहीं देता। वो क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि बॉम्ब की जो साउंड होगी, उसको ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और हमारे मून पे कोई मीडियम नहीं है प्रेजेंट है। ठीक है, मून पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, पढ़ते हैं हम वेव्स के बारे में। टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। वेव्स दो प्रकार से होती है, और ये जो हमारा वेव्स वाला टॉपिक है, ये हमारा +1 का भी टॉपिक है। उसमें हम अच्छे से इसको कवर करवाएंगे। वेव्स की डेफिनेशन भी, वेव्स के पाथ डिफरेंस भी पढ़ाएंगे आपको, फेज डिफरेंस के बारे में भी पढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट जैसा पढ़ लेते हैं, जो कहीं हमारे साउंड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, टाइप ऑफ वेव्स कितने प्रकार की? मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दो प्रकार की हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव्स होती है। कौन कौन सी? मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो मैकेनिकल वेव्स होती है उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स हमारे दो प्रकार के। कौन कौन से? एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है दोस्तों, मैकेनिकल वेव कितने प्रकार के? हमारे पास दो प्रकार के। एक लॉन्गिट्यूडनल, TUDINAL लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा कौन सा था? ट्रांसवर्स।
VERSE, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोस्तों कितने प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जैसे लाइट वेव्स होगी हमारी, ठीक है। कौन कौन सी, एक लाइट वेव्स होगी, माइक्रोवेव्स हो गए, इंफ्रारेड हो गए, एक्सरेज हो गए, यूवी रेज हो गए, रेडियो वेव्स। ये सारी हमारे पास कौन सी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनके लिए इनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइट को कभी भी ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लाइट हमारी वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, ठीक है दोस्तों, मीडियम में भी ट्रैवल करती है, ठीक है। इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, बट जो हमारी साउंड होती है उसको सिर्फ मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब पढ़ने वाले हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स की डेफिनेशंस, क्या कौन सी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है और कौन सी वेव्स हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, दी ऑसिलेट्स अबाउट द मीन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मान लेते कोई हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है। ये क्या हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है। जब आप एक किसी प्रकार से किसी चीज से इस स्प्रिंग को खींचेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ को आप स्प्रिंग को खींचेंगे, ठीक है। जब आप उसको छोड़ेंगे तो ये कैसे ट्रेवल करेगा, ये ऐसे ट्रेवल करेगा, ठीक है। ऐसे ट्रेवल करेगा ना, आपस में एक दूसरे से बजेगा, टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जब ये एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है इसकी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इसकी सेम रहती है दोस्तों, तो जिसकी वजह से इसको कौन सी वेव्स बोलते हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। जो इसकी मीन पोजीशन से डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है वो क्या होती है, सेम रहती है। आपने जिस साइड को फोर्स लगाई उसी साइड को ऐसे ट्रेवल मूव कर रहा है, ठीक है। हमारा जो स्प्रिंग होता है वो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में ऐसे ऐसे आप मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, ठीक है। और जब वेव्स हमारी अप एंड डाउन ट्रैवल करती है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स वेव्स। जब हमारी वेव्स कैसे डाउन करती, अप एंड डाउन ट्रैवल करती, उसको क्या बोलते हैं हम ट्रांसवर्स वेव्स। और अगर वेव हमारी टू एंड फ्रो मोशन में ट्रैवल करती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ गया होगा किसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं और किसको हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देख लेते हैं। हाँ, ये दोस्तों दो पॉइंट्स भी इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, कॉम्प्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। कॉम्प्रेशन क्या होता है, द रीजन वेयर द लूप्स ऑफ द स्लिंकी आर क्लोजर टू ईच अदर देन द नॉर्मल डिस्टेंस इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन। पहले दोस्तों इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाऊंगा क्या कॉम्प्रेशन होता है और क्या रेयर फ्रैक्शन होता है। दूसरा पॉइंट इसका, द रीजन वेयर द लूप्स ऑफ द स्लाइटली आर फर्दर अपार्ट देन द नॉर्मल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो दोस्तों मान लेते हैं, फिर से एग्जांपल लेंगे किसी स्प्रिंग का, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है। जब आप इसको खींचेंगे, ठीक है, तो जब ये अपनी अब जब इसका डिस्टेंस क्या हो गया दोस्तों, दूर हो गया, ठीक है। अब जब आप स्प्रिंग को खींचेंगे तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा खुल जाता है, ठीक है। जब ये नॉर्मल से दूर हो गया इसका डिस्टेंस तो उसको बोलते हैं हम रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। और जब ये दोस्तों जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये क्या हो जाता है, इसके इकट्ठे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ऐसे इकट्ठे इकट्ठे हो जाएंगे जब आप इसको प्रेस करोगे। तो ये क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, नॉर्मल डिस्टेंस से क्या होगा और क्लोजर हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कॉम्प्रेशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यही डिफरेंस होता है कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में, ठीक है। इसमें एक और बात जिसमें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो है कि हमेशा कॉम्प्रेशन में डेंसिटी, याद रखना दोस्तों, हमेशा कंप्रेशन में डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज होते हैं दोस्तों। ये कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैट में इतना डीप कभी नहीं पूछते, पर कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या रहता है दोस्तों, कंप्रेशन में डिक्रीज रहता है, ये इसमें पॉइंट है। डेंसिटी और प्रेशर कंप्रेशन में क्या करता है, इंक्रीज करता है, और वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज करता है। और रेयर फ्रैक्शन में क्या करता है, डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही क्या करते हैं दोस्तों, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम क्या करता है, रेयर फ्रैक्शन में इंक्रीज करता है दोस्तों। वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। वॉल्यूम क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, स्प्रिंग क्या खुल जाएगी तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों ही पॉइंट इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी साउंड वेव्स होती है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, ठीक है। साउंड वेव्स क्या होती है, साउंड वेव्स कैसे प्रोपोगेट करती है, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में। कई बार दोस्तों ऑप्शन में दे देते हैं ये, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में साउंड कैसे प्रोपोगेट करती, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में, दोनों में साउंड प्रोपोगेट करती है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखे थे। कई बार ऑप्शन में ये कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन दोनों ऑप्शन में दे देते हैं कि साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है, तो इसका आंसर बोथ होगा, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में दोनों में साउंड
हमेशा प्रोपोगेट करती है। और साउंड किसका एग्जांपल दोस्तों, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी ए लॉन्गिट्यूडनल इफ दे मूव थ्रू फ्लूइड्स। ठीक है, अगर आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है कब, जब वो फ्लूइड के, अब जब वो फ्लूइड में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, पर फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए। ठीक है, जो भी आपको एनसीईआरटी, जितना भी आपको एनसीईआरटी में मेन पॉइंट्स है वो आपको एक ही पीडीएफ में आपको हर एक पॉइंट्स लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपने सिर्फ इनको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, इससे बाहर आपको कभी भी एग्जाम में एचपी टैट में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा वो डीप नहीं पूछते। कमीशन के हो सकता है कमीशन के लिए इससे बहुत ज़्यादा डीप पूछे, पर टैट के लिए कभी भी इतना डीप नहीं पूछते। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होती है हमारी ऑसिलेट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। ठीक है दोस्तों, अभी आपको डेफिनेशन बताई कि जब वेव्स किसमें परपेंडिकुलर, डायरेक्शन क्या होती है इसकी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, जब ये वेव किसमें परपेंडिकुलर ट्रैवल करनी शुरू कर जाती है तो उसको क्या, कौन सी वेव्स बोलते हैं, हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हमारे पास वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लाइट वेव्स। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे वाटर वेव्स हमारे पास कम्बिनेशन होता है किसका, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का कम्बिनेशन होता है वाटर वेव्स। तो दोस्तों यहाँ पे इसका एग्जांपल नहीं है, ये वाटर वेव जो हमारे पास एग्जांपल है वो आपका ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों का ही एग्जांपल है। और ये क्वेश्चन एचपी टैट में भी 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और अब जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होगी, देखो दोस्तों ये हमारी कोई एक वेव है। ठीक है, जो इसके अपर वाला पोर्शन बोलता है उसको बोलते हैं हम क्रेस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, क्रेस्ट, CRESTS। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम टफ, TROUGH। ठीक है दोस्तों, और जो इनका डिस्टेंस होता है, मान लो ये देखो, ये जो क्रस्ट सी, इन दोनों का डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं हम, लैम्डा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं हम, लैम्डा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ, ट्रांसवर्स किसकी वेव में प्रोपोगेट करती, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में प्रोपोगेट करती है। और जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव थी वो किस में प्रोपोगेट करती थी, कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन में प्रोपोगेट करती थी। ये इसमें दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डेंसिटी और प्रेशर इज कॉल्ड क्रस्ट। जो पॉइंट्स होता है जिसमें क्या मैक्सिमम डेंसिटी और प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। और जिसमें मिनिमम डेंसिटी और प्रेशर बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रफ बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो इन दोनों ट्रफ का जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लैम्डा। और जो इन दोनों के क्रस्ट का डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लैम्डा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसकी ऐसा यूनिट किया है हमारे पास, मीटर है। ठीक है, ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशन हुआ उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या रहती है हमारे पास, हर्ट्ज रहती है। ठीक है दोस्तों, यूनिट से क्वेश्चन आ सकता है वैसे, पर बाकी इससे कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, ये वाला लाउडनेस वाला टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 बार क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन था लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस हमेशा डिपेंड करता है हमारे पास एम्पलीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस हमेशा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। लाउडनेस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एम्पलीट्यूड 2 है तो लाउडनेस उसका क्या आ जाएगा, डबल आएगा हमेशा। लाउडनेस कितना आ जाएगा उसका, 4 आ जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड 3 है तो 3 का स्क्वायर, लाउडनेस कितना आएगा उसका, 9 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड में डिपेंड करता है। ये वाला क्वेश्चन एचपी टैट में भी आया था। ठीक है, लाउडनेस को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, लाउडनेस को किस में एक्सप्रेस करते हैं हम, डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कि कितनी लाउड है, लाउड होता है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा साउंड होती है, या जो साउंड को मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं हम, डेसिबल में मेजर करते हैं। साउंड की यूनिट भी क्या होती है हमारे पास, डेसिबल होती है। ठीक है, जो हमारे पास जो हम आपस में बात करते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है जो हमारी, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 60 to 65 डेसिबल
उसकी रेंज होती है, ठीक है। जो हमारे पास हैवी ट्रैफिक होता है उसकी रेंज कितनी होती है, 70 टू 80 डेसिबल होती है। और जो हमारे पास 130 से ऊपर जो भी डेसिबल से ऊपर जो साउंड होती है वो क्या होती है, हमेशा पेनफुल रहती है, ठीक है दोस्तों। तो इस रेंज से कई बार क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो है ये 3 चीज़ें याद रखना। जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है हमारी वो 60 टू 65 डेसिबल के बीच होती है। जो हैवी ट्रैफिक की कन्वर्सेशन होती है वो 70 टू 80 डेसिबल होती है। और जो पेनफुल साउंड होती है वो कितनी होती है, 130 अबव इसकी 130 से जितनी भी ज़्यादा साउंड होती है वो क्या होती है, हमारे लिए पेनफुल रहती है, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है दोस्तों, अभी अभी बता के टर्म है। वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड अ वेवलेंथ, ठीक है। जो हमारे पास इनका डिस्टेंस होता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या होती है, ऊपर वाली क्रस्ट होती है, नीचे वाली क्या होती है, ट्रफ होती है, ठीक है। तो इन दोनों का दो क्रस्ट, दो यहाँ पे लिखा होगा दोस्तों, दो कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो इन दो कंसेक्यूटिव साथ वाले क्रस्ट का जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लैम्डा बोलते हैं। या इन दोनों का दो ट्रफ का जो बीच का डिस्टेंस होगा उनको क्या बोलेंगे, हम लैम्डा वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास वेवलेंथ की डेफिनेशन होती है। और वेवलेंथ की यूनिट क्या रहती है हमारे पास, वेवलेंथ की यूनिट रहती है हमेशा हमारे पास मीटर, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेंज ऑफ हियरिंग, हमारी हियरिंग रेंज कितनी है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि हमारा कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। क्योंकि दोस्तों लाइक तो वैसे बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आपके एक बटन से क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग हमारी वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और हमने आपके लिए एक और खास ऑफर लेके आए हैं। जो हमारे जिस पूरे हफ्ते में जिसके ज़्यादा कमेंट हमारी वीडियोस पे होंगे उसके लिए हम स्पेशल पीडीएफ उस चैप्टर से रिलेटेड, जिस चैप्टर की उसको पीडीएफ चाहिए वो हम उसको प्रोवाइड करवा के देंगे, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रेंज ऑफ हियरिंग, ठीक है। हियरिंग की रेंज क्या है हमारे पास, जो हमारा हियरिंग की रेंज होती है नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स की, वो कहाँ से होती है, 20 हैजर्ड से लेके हमारे पास 20,000 हैजर्ड तक हमारे पास नॉर्मल रेंज होती है जो आदमी सुन सकता है, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स कहाँ से कहाँ तक होती है, 20 हैजर्ड से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, जिसको हम एच जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स की रेंज होती है, ठीक है। अब जो 20 से कम होती है, लेस देन 20,000 होगी दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, हम इंफ्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी किससे कम होगी, 20 से कम होगी, 20 हर्ट्ज से कम जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम इंफ्रासोनिक साउंड्स या इंफ्रासोनिक रेज बोलते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, रेज नहीं, इंफ्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से दोस्तों, एग्जांपल से मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एग्जांपल से हमेशा क्वेश्चन आता है। एचपी टैट में मैक्सिमम चांस होते हैं हमारे एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनने के लिए, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे पास, इंफ्रासोनिक के एग्जाम्पल हमारे पास व्हेल्स, राइनासोर्स और थंडर्स। जो हमारे पास बादल गरजते हैं उसको उसमें क्या बोलते हैं, कौन सी साउंड्स होती है दोस्तों, हमारे पास इंफ्रासोनिक साउंड्स होती है। व्हेल्स हमारे पास इंफ्रासोनिक साउंड निकालती है। राइनासोर्स होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज से कम होती है, वो क्या है हमारे पास इंफ्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है दोस्तों। और जिसकी 20,000 से ज़्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20,000 से ज़्यादा होगी उसको क्या बोलते हैं, हम अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा होगी, 20,000 से ज़्यादा होगी, उसको क्या बोलेंगे, हम अल्ट्रासाउंड्स बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में भी आ चुके हैं। जो हमारे डॉग्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा घर पे कुत्ते रखते हैं हम, डॉग्स रखते हैं, ठीक है। वो एकदम से हम दूर भी होंगे वो तब एकदम से क्या करने भौंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको क्या हो जाती है, साउंड एकदम से उनके तक पहुंच जाती है, ठीक है। डॉग्स हो गए हमारे पास, ओल्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, जो छोटे छोटे 5 साल से कम बच्चे होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है सुनने की दोस्तों, 20,000 से ज़्यादा होती है, ठीक है। डॉल्फिन्स हो गए, बैट हो गए दोस्तों, आपके बैठ के आंखें थोड़ी होती है, वो कैसे ट्रैवल करता है, अल्ट्रासाउंड से ही वो ट्रैवल करता है, ठीक है दोस्तों। हमारे पोरेपोइज हो गए, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक बार मैंने किसी एग्जाम में देखा था। ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है, ये भी हमारे पास अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। हमारे रैट्स हो गए, ठीक है, ये भी कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड को डिस्कवर किसने किया दोस्तों, हमारे पास किया था गैल्टन
विसल्स ने, WISTLE, ठीक है दोस्तों। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, अल्ट्रासाउंड कैन किल दी बैक्टीरिया एंड यूज फॉर दी वाटर प्योरिफिकेशन, ठीक है। अल्ट्रासाउंड हम कई बार यूज करते हैं कैसे, बैक्टीरिया को मारने के लिए भी, और हमारे जो वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी हम किस साउंड का यूज करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। इट कैन बी यूज्ड इन ECG, ठीक है। अब जो हमारे पास हार्ट के लिए हम चेकअप कराने के लिए हम क्या करवाते हैं, ECG करवाते हैं, उसमें भी कौन सी साउंड्स होती है हमारे पास, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं हम, ठीक है। अल्ट्रासाउंड रेज का भी यूज करते हैं, ठीक है। ECG की फुल फॉर्म होती है हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हार्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड किस में ट्रैवल करती है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आ चुका है। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस पे ट्रैवल करती है, सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है हमारे पास सॉलिड में, फिर ट्रैवल करती है हमारे पास लिक्विड में, और सबसे कम ट्रैवल करती है हमारे पास गैस में, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ट्रैवल किस पे करती है, हमारे पास सॉलिड पे करती है। मतलब अगर आपको पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, या तो आयरन दिया होगा, ठीक है, या वाटर दिया होगा, या कुछ और अमोनिया दिया होगा, या आपके पास कोई गैस दे रखी होगी, तो इनमें से सबसे ज़्यादा साउंड किस में ट्रैवल करेगी, सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल करती है हमारे पास सॉलिड में, ठीक है। ये भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पीड ऑफ साउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है हमारे पास, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी स्पीड ऑफ साउंड्स भी बढ़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट मैं आपको साथ साथ करवाता रहूँगा, क्या इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने बस साथ साथ अपनी कॉपी पेन में अपने नोट्स बनाते रहो। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। वैसे हमारे इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, पर उसके लिए आपको हमारे 500 सब्सक्राइबर करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस शेयर करें, आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। जैसे इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे स्पीड ऑफ साउंड भी क्या बढ़ती रहेगी, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, 331 मीटर पर सेकेंड रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। हमारे पास स्पीड यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या रहती है, स्पीड ऑफ साउंड रहती है हमारे पास 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट कितने डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। पर हमारे पास स्पीड ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस तो होता नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है हमारे पास 20 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास 343 के आसपास रहती है, ठीक है दोस्तों, इन एयर में, ठीक है। एट एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इट इंक्रीज 0.6 मीटर पर सेकेंड रफली, ठीक है। अप्रोक्स दोस्तों कि 1 डिग्री राइज करने पर स्पीड ऑफ साउंड कितनी इंक्रीज होती है, हमारे पास 0.6 डिग्री मीटर पर सेकंड क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी इंक्रीज करेगी, 0.6 इंक्रीज करेगी। मतलब अगर आपका एट 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी थी हमारे पास, 331 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 331.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अगर 2 डिग्री रेज किया तो कितनी आ जाएगी, 332 पॉइंट कितनी आ जाएगी, 12.6 प्लस कर दो 21 तो कितनी आ जाएगी, 332.2 आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर कितनी इंक्रीज करती है, 0.6 डिग्री रफली इंक्रीज करती है। प्रॉपर फिगर नहीं है दोस्तों, पर अप्रोक्स कितनी इंक्रीज करती है, 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करती है। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है एयर में, एट 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकेंड रहती है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, जो आपको कुछ चीज़ें इसमें लर्न भी करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें इसमें समझने को भी है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इक्को। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इक्को क्या होता है हमारे पास, एन इक्को इज द फिनोमिना ऑफ रिपीटिशन ऑफ साउंड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल, ठीक है।
इको को ध्यान से समझ ले, इसके 2-3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। इको के रिपीटिशन ऑफ साउंड, जब साउंड बार बार रिपीट होती है किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के। ऑब्स्टेकल क्या होता है, कोई भी ऑब्स्टेकल जो रोकता हो, कि मान लो पत्थर भी एक क्या ऑब्स्टेकल, उस पर साउंड बज के क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम इको बोलते हैं, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं, बाय रिफ्लेक्शन। किसकी वजह से रिपीट हो रही साउंड, रिफ्लेक्शन की वजह से हो रही है, मतलब किसी टकराने की वजह से वो स्पीड और साउंड क्या आ रही है, वापस आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इको बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट इसमें ये है मेन, कि द सेंसेशन ऑफ साउंड लास्ट इन अवर ब्रेन फॉर 1/10 ऑफ द साउंड इज कॉल्ड प्रिसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो साउंड हमारे कहाँ तक ब्रेन तक पहुंचने पे लगती है, वो कितना टाइम लेती है, 1/10 सेकेंड लेती है। कितने टाइम लेती है, 1/10 सेकेंड लेती है कोई साउंड हमारे ब्रेन तक पहुंचने के लिए। उसको क्या बोलते हैं हम, प्रिसिस्टेंस ऑफ हियरिंग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कोई भी सेंसेशन ऑफ साउंड लास्ट इन आवर ब्रेन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेती है, 1/10 टाइम लेती है, सेकंड लेती है, कि हमारे ब्रेन तक पहुंचने के लिए। उसको क्या बोलते हैं हम, प्रिसिस्टेंस ऑफ हियरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इको की मिनिमम निकालने के लिए हमने देखा होगा कि मैक्सिमम क्या होते हैं, हम इसको फिगर को लर्न कर लेते हैं कि 17.2 मीटर क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस होता है किसी ऑब्स्टेकल का, कि इको को सुनने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो हम इस फिगर को याद कर लेते हैं। तो हम इस फिगर को कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कैसे हम इस फिगर को निकालते हैं, आपने फॉर्मूला सुना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस का फार्मूला होगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्टेंस कितना लेते हैं, 2d लेते हैं। क्यों लेते 2d, क्योंकि जो साउंड हमारे पास यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ से जो साउंड गई वो क्या होती है, किसी ऑब्स्टेकल में टकरा के उतनी ही स्पीड, उतनी डिस्टेंस को क्या हो जाती है, वो वापस हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए डिस्टेंस क्या हुआ, मान लो इतना डी ट्रेवल किया उसने, उतनी डी से क्या हो गया, वो वापस आ गई। तो हमने डिस्टेंस कितना लेते हैं, हम हमेशा 2d लेते हैं, ठीक है। स्पीड चाहे वेलोसिटी, v इंटू टाइम, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम निकालेंगे इसका इक्को, कितनी हमारे पास इक्को होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, 2d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t, ठीक है। इसमें वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी होती है हमारे पास, वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकंड होती है। पर 0 डिग्री सेल्सियस थोड़ी रहता टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर अप्रॉक्स हमारा टेम्परेचर कितना रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो उस पर स्पीड ऑफ साउंड वेलोसिटी कितनी रहती है, 344 रहती है एट 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। टाइम कितना लेता है दोस्तों, अभी सेंसेशन निकाला हमने, प्रिसिस्टेंस ऑफ हियरिंग निकाली, कितनी होती है, 1/10 होती है, ठीक है। तो भर दो फार्मूले में, फार्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी आ गई हमारे पास कितनी, 344, टाइम आ गया कितना, 1/10, डिस्टेंस क्या होता है, 2d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t, ठीक है। तो 2d वैसे ही रह गया, v की 344 मल्टीप्लाई 1/10, इस 2 को भी परे ले गए तो क्या बन गया, 344 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 2 से काट दिया, 2 1 जा 2, 14 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है। 172 आ गया, ठीक है, अपॉन 10 आ गया। तो एक डेसिमल हटा देंगे, इसका डेसिमल लगा देंगे तो कितना बन जाएगा, 17.2 बन जाएगा। जो ये हमारे पास फिगर आई 17.2, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इस फिगर को लर्न कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको निकालनी बता दी कि 17.2 कैसे इसका आंसर आता है, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड शुड बी अ 17.2 रहनी चाहिए हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस इको का, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि कितनी हमारे पास इक्को रहनी चाहिए। तो कितनी रहनी चाहिए, 17.2 मीटर के आसपास मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए, किसके लिए, इक्को प्रोड्यूस रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, उसको 17.2 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक रह रहा हमारा सोनार, ठीक है। सोनार की फुल फॉर्म क्या रहती है, सोनार की फुल फॉर्म रहती है, एसओ से बनता है साउंड, ठीक है, एन से बनता है नेविगेशन,
NAV साउंड नेविगेशन, ए से बनता है एंड और आर से बनता है हमारे पास रेंजिंग, ठीक है। तो सोनार की फुल फॉर्म क्या रहती है हमारे पास, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग रहती है। सोनार हम किस लिए यूज़ करते हैं, एक डिवाइस है, ठीक है। दी सोनार इज ए डिवाइस है, डिवाइस है क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, डायरेक्शन मेजर करता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करता है, ठीक है। सोनार क्या क्या मेजर करता है हमारे पास, डिस्टेंस मेजर करता है, डायरेक्शन मेजर करता है, और क्या मेजर करता है, स्पीड मेजर करता है, ठीक है दोस्तों। अंडर वाटर, वाटर के अंदर जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, डायरेक्शन जो भी डायरेक्शन पे हम चलेंगे या उसकी कितनी स्पीड रही, वो कौन मेजर करता है हमारे पास, सोनार मेजर करता है। तो दोस्तों इसका फार्मूला भी अभी मैंने बताया आपको, फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला क्या रहता है हमारे पास, स्पीड का फार्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या रहता है दोस्तों, स्पीड का फार्मूला रहता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और अगर हम इसको डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टाइम पर चल जाता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो सोनार का होता है जो यहाँ पे रे पड़ी उतनी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो डिस्टेंस को कितना ले लेते हैं हम, 2D ले लेते, स्पीड क्या ले लेते हम, स्पीड को वेलोसिटी ले लेते, टाइम का टाइम रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है, ठीक है। अगर हमारे को डी की वैल्यू निकालनी तो इस 2 को कहाँ ले जाते, नीचे ले जाते, तो V मल्टीप्लाई T अपॉन क्या बन जाता है, 2 बन जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, 21 का न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास, इट टेक्स 2.4 सेकेंड टू रिकॉर्ड द इको ऑफ ए साउंड, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1450 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द ओशन। हमारे को क्या निकालना है, डेप्थ निकालनी है, डेप्थ का मतलब डिस्टेंस निकालना है, कितनी डिस्टेंस पे वो है, ठीक है दोस्तों। टाइम दे रखा हमारे पास, टी दे रखा कितना, 2.4 सेकेंड, स्पीड दे रखी कितनी हमारे पास, 1450 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम भी किस में, सेकेंड में, मतलब कोई यूनिट हमारे को चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, डी इजिकल टू वी अपॉन टी अपॉन 2 फॉर्मूला रहता है। वेलोसिटी कितनी है, 1450 मल्टीप्लाई टाइम कितना हमारे पास, 2.4 अपॉन 2, ठीक है। इसको काट के आंसर आ जाएगा हमारे पास लगभग क्या 11740 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ठीक है, सिर्फ वैल्यू भरनी थी और इसका आंसर आ जाना था, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बहुत ही आपको मेहनत करके ये वीडियोस लेके आते हैं ताकि आपको सारा कंटेंट एक ही वीडियोस में मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको हमारे सच में आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या रहता है, ठीक है। द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फ्रिक्शन, ठीक है। एक प्रकार से फोर्स होती है, किसके अपोज पे लगती है, मोशन के अपोज में लगती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फ्रिक्शन क्या रहता है हमारे पास, कि मान लो ये हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है, ये किसी सरफेस पे, ठीक है, ये क्या हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, ये क्या हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। हमने इस बॉक्स को क्या कराना, मूव कराना, हमने लगाई फोर्स, ठीक है, यहाँ से क्या दी हमने इसको, फोर्स दी, ठीक है। अब ये मूव कहाँ को करेगा दोस्तों, यहाँ को करेगा मूव, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि ये बॉक्स क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कई बार ये बॉक्स क्या होता है, मूव कर जाता है, कई बार हमारे को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, कई बार हमारे को कम फोर्स लगानी पड़ती है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने यहाँ को फोर्स लगाई, तो इसको कौन रोक रहा है आगे जाने से, यहाँ पे जो हमारे पास सरफेस है, ठीक है, कुछ फोर्स ऐसी है जो इसको रोक रही है, कुछ फोर्स इसके क्या लग रही है, ऑपोजिट पे लग रही है, ताकि इसको रोक रही है कहाँ, आगे जाने से, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऑयल गिरा दे, ठीक है, इस सरफेस के पे क्या करा दे, ऑयल गिरा दे और इसको धक्का दे, तो ये कोई भी बॉक्स क्या होगा, आसानी से क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बिल्कुल सूखा रख दे, ठीक है, बिल्कुल प्लेन कर दे, तो वो क्या होगा, ज़्यादा मुश्किल से मूव होगा बॉक्स। तो वो क्या है, मतलब कोई फोर्स लग रही है किस पे, सरफेस पे, इस बॉक्स को रोक रही है, किसको, आगे मूव होने को, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है किसके, डायरेक्शन ऑफ मोशन के, मोशन किस साइड को मोशन कर रहा है, मोशन इस साइड को मोशन कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस साइड को लगेगा, हमेशा ऑपोजिट लगेगा, किसके, डायरेक्शन ऑफ मोशन के, ठीक है। क्योंकि मोशन तो इस साइड को फोर्स लगाएंगे तो मूव भी कहाँ को करेगा, इस साइड को करेगा, पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहाँ लगेगा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट पे लगेगा। इस फ्रिक्शन किस साइड को लग रहा है, इस साइड को लग रहा है, ठीक है दोस्तों।
तो इसलिए अपोजिंग फोर्स होती है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट आ जाता है कि फ्रिक्शन पूछा होगा कि फ्रिक्शन क्या है, उस पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि अपोजिंग फोर्स है किसके, मोशन के। किस पे अपोजिंग फोर्स कब लगती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर पे डिपेंड करता है और एक प्रेसिंग फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर पे कैसे डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर कैसा, अगर मान लो ऑयली है, स्लिपरी है, तो क्या आप आराम से क्या हो जाते हैं, स्लाइड कर लेते हो। पर अगर आपका स्लिपरी नहीं तो आप आराम से स्लाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास सरफेस पे डिपेंड करता है। दूसरा प्रेसिंग फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, कई बार आप मान लो आपने दोनों हाथ रब किए, ठीक है। दोनों हाथ अगर आप हल्के से रब करोगे तो आपको इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। पर अगर आप जोर से उसको अपने हाथों को प्रेसिंग फोर्स के साथ रब करोगे तो क्या होगा, ज्यादा हीट निकलेगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास प्रेसिंग फोर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रिक्शन से क्या हमारे पास एक हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, हाँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेट पे प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास एचपी टैट में आ रखा था। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रिक्शन हमारे पास वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है फ्रिक्शन, ठीक है। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है। जितना कम वेट होगा उतना ही कम क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, हमारे पास वेट पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने प्रकार के, हमारे पास 3 है हमारे पास मेन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है दोस्तों। ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। मान लो फिर से कोई एक बॉक्स है, ठीक है, ये किसी सरफेस पे है, ठीक है। आपने फोर्स लगाई इस साइड को, पर आप सुनना ध्यान से दोस्तों, ये अभी तक मूव नहीं कर रहा। आप फोर्स तो लगा रहे हो पर अभी तक आपने क्या किया, आपने इतनी फोर्स लगाई कि ये मूव नहीं हो पा रहा, ठीक है। अगर ये मूव नहीं हो पा रहा तो अब फ्रिक्शन तो इस साइड को भी लग रहा है, ठीक है। कुछ फोर्स तो है अभी भी जो इस साइड को लग रही है, ठीक है दोस्तों, ताकि ये मूव नहीं कर पाता, ठीक है। अब मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, आपने उस छोटे से बच्चे को बोला कि आप 40 किलो के बॉक्स को क्या करो, स्लाइड करो, ठीक है। वो अपनी तरफ से फोर्स तो लगा रहा पर वो बॉक्स क्या है, स्लाइड नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं स्लाइड कर पा रहा, क्योंकि वो क्या है नीचे सरफेस जो है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स क्या कर रही है, उसको रोक रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या रह रहा है, स्टेशनरी ही रह रहा है। आप फोर्स लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट तब भी क्या रह रहा है, स्टेशनरी ही रह पा रहा है, वो मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। उसको कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और जब ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है, जस्ट मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जब मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू पे होता है तो ये क्या करता है, जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है। मतलब एक हल्का हल्का क्या करना रहता है, मूव करना स्टार्ट कर लेता है। जब वो जस्ट मूव करना ही स्टार्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जस्ट अभी स्टार्ट ही किया इसने, कहाँ थोड़ा सा मतलब स्टार्ट किया इसने अभी मूव करना इस बॉक्स ने, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। और जब ये अच्छे से मूव, एक बार शुरू में मूव कराना क्या रहता है, हमेशा मुश्किल रहता है। और जब एक बार मूव करना, किसी बॉक्स को स्लाइड करना स्टार्ट हो गया तो उसको क्या, हम थोड़ी सी फोर्स के साथ भी हम धीरे से स्लाइड होना शुरू हो जाता है। उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पे रहता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, आप फोर्स लगा रहे हो तब भी ऑब्जेक्ट क्या स्टेशनरी पे रह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट बस जस्ट स्टार्ट करना शुरू हुआ है, अभी स्टार्ट होना शुरू हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। और जब वो स्टार्ट करने के बाद क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। डेफिनेशन भी हम इसको देख लेते हैं एक बार। द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस व्हेन एन इंडिविजुअल ट्राई टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई इंडिविजुअल ट्राई कर रहा है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, अभी वो मूव नहीं किया है, तो ऐसे फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। इट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which comes into play when an object just about to slide over the surface। मतलब हाईएस्ट वैल्यू होती है किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि मान लो इसने यहाँ से फोर्स लगाई, मान लो 40 न्यूटन फोर्स लगाई, ठीक है। ये मूव करना था किस पे, 45 न्यूटन पे। पहले तो इसने 40 न्यूटन मूव करवाई इस बॉक्स को मूव कराने के लिए, ये मूव नहीं किया, ठीक है। अब इसने 45 न्यूटन फोर्स लगा दी, जस्ट 45 मूव, अब क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू होगी किसकी,
स्टेशनरी फ्रीक्शन में। इससे पहले क्या 44 न्यूटन तक ये क्या कर रहा था, मूव नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो कहाँ पे मूव करना स्टार्ट किया इसने, 45 न्यूटन पे मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू हुई किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की, विच कम जस्ट 45 न्यूटन पे ये बॉक्स क्या करना, स्लाइड करना, जस्ट स्लाइड करना शुरू ही किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। और काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन है, व्हेन अ बॉडी स्टेट ऑफ मोशन ओवर द सरफेस, मतलब जब बॉडी कोई हमारे पास मोशन में किसी सरफेस के, उसको क्या बोलेंगे हम, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, कौन कौन सा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, रोलिंग फ्रिक्शन रहता है, ठीक है। और इन दोनों में से सबसे ज्यादा रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा लेस होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। आपने देखा भी होगा, ठीक है, अगर आप 40 किलो बॉक्स को धक्का मारोगे तो धक्का मारना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर 40 किलो बॉक्स को आप मान लो, इस ए बॉक्स क्या था, 40 केजी का था, ठीक है, ये बॉक्स क्या था हमारे पास, 40 केजी का था। जब आप इसको स्लाइड करना शुरू करोगे, ठीक है, तो इस ये क्या होगा, मुश्किल होगा। पर जब आप इस पे टायर लगा दोगे, मतलब फ्रिक्शन क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा, तो आराम से आप इसको खींच के ले जाओगे, ठीक है। जैसे आपके कोई भी सूटकेस में क्या होते हैं, हमेशा लगे होते हैं टायर, लगे होते हैं नीचे, क्यों लगे होते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा लेस होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइड करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। ये क्यों होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार कमीशन में तो आ रखा है, एक बार क्वेश्चन ये, ठीक है। क्यों कम होता है, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है किससे, स्लाइडिंग से। ये याद रखना दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं टैट पॉइंट ऑफ व्यू से, पर कमीशन में ये क्वेश्चन आ रखा है कि जो इसका कॉफिशिएंट्स होता है, क्योंकि कॉफिशिएंट हमने अभी कर नहीं रखे, तो इसलिए आपको ये समझ आना मुश्किल है। तो बस इतना याद रखना आपने कि जो रोलिंग फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट होता है वो किससे कम होता है, किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या रहता है, हमेशा कम रहता है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन कम रहता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, जो हम हमेशा करते हैं, हम लास्ट में क्या करते हैं, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आए होते हैं वो सारे मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इसमें आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा। और दोस्तों, अगर आपको सच में हमारी वीडियोस पसंद आ रही, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमें बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेशन मिलता है अगर आप हमारी किसी भी वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्ट, इनमें से किस में साउंड ट्रेवल फास्ट करती है दोस्तों, सॉलिड में फास्ट करती है, लिक्विड में फास्ट करती है, गैस में फास्ट करती है, या लिक्विड और गैस में फास्ट करती है। तो ये कर रखा था दोस्तों हमने क्वेश्चन, सबसे ज्यादा साउंड किस में ट्रेवल फास्ट करती है, सॉलिड में फास्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये हमारे पास एचपी टैट में क्वेश्चन आया था 2022 या 21 में आ रखा है क्वेश्चन की, मोबाइल टेलीफोन्स ऑपरेट टिपिकल इन दी रेंज, जो मोबाइल टेलीफोन्स होते हैं वो किस रेंज पे हमेशा, किस रेंज पे ऑपरेट होते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास 1 to 100 हैजर्ड, हैजर्ड नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे, मेगा हैजर्ड होगा, ठीक है। 1 to 100 मेगा हैजर्ड, 100 to 100 से लेके 200 मेगा हैजर्ड, 1000 से लेके 2000 मेगा हैजर्ड, या 800 से लेके 900 मेगा हैजर्ड। तो इसका आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, 800 से लेके 900 मेगा हैजर्ड। नेक्स्ट आपका वाटर वेव्स आर, वाटर वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव, या कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, या नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत बार रिपीट हो चुका है एचपी टैट में, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे पास वाटर वेव्स होती है, ठीक है, वो कम्बिनेशन होता है किसका, लॉन्गिट्यूडनल वेव का और ट्रांसवर्स वेव का। कैसे कम्बिनेशन होता है, देखो दोस्तों, जब आप वाटर वेव्स कैसे निकलती है, वाटर वेव्स निकलती है जब आप क्या, मान लो आपने किसी देखा होगा आपने, अगर आप किसी समुद्र या नदी में क्या पानी पत्थर फेंकते हो, तो इस प्रकार से क्या बनती है, एक ऐसे ऐसे बनती रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार से ये जो हमारे पास ये बनी, ये क्या बनी, ये बनी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और वो वाटर कहाँ जा रहा हो, गहराई में जा रहा है, तो अंदर भी क्या होती रहती है, इस तरीके से हमारे पास मूव करती रहता है जो होता है, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास, वो बनी ट्रांसवर्स वेव्स बनी। तो इसलिए जो वाटर वेव्स होती है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, ट्रांसवर्स वेव्स का और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, ठीक है। आपने देख रखा होगा जो हमारे पास लहरें आती है, समुद्र की लहरें आती है, वो किस फॉर्म में आती है, ऐसे आती है, एक वेव की फॉर्म में आती है ना, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है दोस्तों। तो वो कौन सी वेव होती है, वो ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज व्हेन साउंड एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज,
तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती जब साउंड किस में वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। मान लो एयर से पहले साउंड किस में ट्रैवल कर रही थी, एयर में ट्रैवल कर रही थी, अब उसके बाद कहाँ चल गई वो, वाटर में चल गई, ठीक है। तो कौन सी चीज़ है जो क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है दोस्तों, स्पीड भी चेंज हो जाती है साउंड की, ठीक है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी है जो कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे साउंड किसी मीडियम में ट्रैवल करे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमारे एचपी टैट में आया था, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेव्स विच कैन नॉट बी ट्रैवल इन वैक्यूम। इनमें से कौन सी वेव है जो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो एक्सरे कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट भी कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। रेडियो वेव्स कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कोई किसी भी हमारे को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है दोस्तों। वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती, सिर्फ एक इंफ्रासोनिक होती है जो हमारे पास वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। इनमें से कौन सी हमारे पास पोलराइज नहीं होता। तो हमारे पास साउंड वेव्स है जो हमारे पास पोलराइज नहीं होती। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए, ये सारे क्वेश्चन हमारे एचपी टैट में रिपीट हुए हैं, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों इनको हमें याद कर लेना या आप इनको समझ लेना, ठीक है। इनके आंसर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एचपी टैट में मैक्सिमम क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एचपी टैट में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर करें। लास्ट में हम आपके लिए एक मैराथन लेके आएंगे फिजिक्स की, जिसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करेंगे, ठीक है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ठीक है। और आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोक इधर आके। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे रहने वाला है। दी वेव प्रोड्यूस बाय दी मोटर बोट सेलिंग इन वाटर। जो हमारी वेव प्रोड्यूस होती है किस में, मोटर, जब आप कोई भी मोटर चलाते हो किस में, पानी में, तो या किश्ती जो भी नाव चलाते हो, तो कौन सी वेव जो प्रोड्यूस होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होती है या आपकी ट्रांसवर्स प्रोड्यूस होती है या कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स प्रोड्यूस होती है। इसका आंसर आप कहाँ देंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना इसका आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।